नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पिछले कुछ दिनों में देखे गए कूल ऑफ को नेविगेट करने में सफल रहे हैं, जो कि फेड रेट में बढ़ोतरी और ETF अप्रूवल ऑप्टिमिज्म के पीक पर पहुंचने के कारण हफ्तों तक अधिक खरीदारी की स्थिति से शुरू हुआ था। लेटेस्ट रिसर्जेंस बैंक्रप्सी केस के अर्ली रेजोल्यूशन के लिए FTX की योजना से लिया गया है। क्रेडिटर्स के फंड का 90% तक वापस करने की योजना के साथ कोलैप्स क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा डेलावेयर कोर्ट में दाखिल करने से मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी BTC को एक बार फिर $43,000 के स्तर तक पहुंचने में मदद मिली है। ये हाल ही में 3.2% ऊपर $42,672 पर ट्रेड कर रही थी। ऑप्टिमिज्म ब्रॉडर मार्केट में भी फैलता हुआ देखा जा रहा है। इथेरियम, दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी, पिछले 24 घंटों में 1% की बढ़त के साथ $2,214 पर ट्रेड कर रही थी। बिटकॉइन की कीमत में सुधार को स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स वॉर्स के तेज होने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये उन रिपोर्ट्स के बाद आया है कि US SEC के साथ चल रही मीटिंग के बीच बिटवाइज और ब्लैक रॉक बिटकॉइन ETF अप्रूवल की उम्मीदों को बढ़ावा दे रही हैं। ब्रॉडर मार्केट्स अपने प्रतिस्पर्धियों पर नजर रखते हुए सकारात्मक हो गए हैं। बायनांस सालाना कार्डानो में गिरावट देखी गई है। जाहिर है पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.9% बढ़कर $1.6 ट्रिलियन हो गया। इसी तरह टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 34.8% बढ़कर $64.6 बिलियन हो गया है। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $7.6 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $57.7 बिलियन हैं, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमश 11.8% और 89.4% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 52.19% है, जो दिन के मुकाबले 0.68% अधिक है। टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 2.1% बढ़कर 53,640 पर पहुंच गया। इस बीच एनालिस्ट सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि हम क्रिसमस की छुट्टियों से पहले ट्रेडिंग के अंतिम हफ्ते में प्रवेश कर रहे हैं। कम वॉल्यूम के अलावा ऑन डायरी इवेंट के रास्ते में बहुत कम है, जो इस हफ्ता क्रिप्टो कीमतों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि अपकमिंग इन्फ्लेशन डेटा में ट्रेंड को बदलने की क्षमता है, लेकिन यह अब ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की तुलना में एक मामूली संकेत है। 2022 में क्रिप्टो के लिए एक चुनौतीपूर्ण साल के बाद ब्लॉकचेन बेस्ड लैंडिंग ट्रैक्शन पकड़ रही है। टोकनाइज्ड प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में 2023 की शुरुआत से 55% की वृद्धि देखी गई है। टोटल एक्टिव ब्लॉकचेन बेस्ड लोन्स 28 नवंबर तक $408 मिलियन तक पहुंच गए हैं। ऐसा अफोर्डेबल बोरोइंग कॉस्ट चाहने वाले बिजनेसेस की बढ़ती संख्या के कारण है, क्योंकि ट्रेडिशनल लेंडर्स डबल डिजिट रेट्स चार्ज करते हैं। ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल 10% से कम पर लोन देते हैं, जिससे लोन की शर्तें और रीपेमेंट ट्रांसपेरेंट हो जाता है और ओवरहेड कॉस्ट भी कम हो जाती है। कंज्यूमर इंडस्ट्री पर सबसे हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग लोन $197.7 मिलियन है। इसके बाद ऑटो, फिनटेक और रियल एसेट का क्रमश $186.8 मिलियन, $105.2 मिलियन और $40 मिलियन है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में एक्टिव लोन वैल्यू $30.5 मिलियन है। बेल्जियम जनवरी में अपनी 6 महीने की EU काउंसिल की अध्यक्षता के दौरान यूरोप की महत्वाकांक्षी ब्लॉकचेन पहल को आगे बढ़ाएगा। बेल्जियम के डिजिटल मिनिस्टर मैथ्यू मिशेल ने EU वाइड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया है, जो ब्लॉक की सरकारों द्वारा नियंत्रित एक सामान्य ब्लॉकचेन पर ड्राइविंग लाइसेंस और प्रॉपर्टी टाइटल्स जैसे रिकॉर्ड स्टोर कर सकता है। यूरोपियन ब्लॉकचेन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव जो 2018 में शुरू हुआ, इस योजना का प्रमुख है। लक्ष्य बेल्जियम की 6 महीने की काउंसिल प्रेसिडेंसी के दौरान प्रोजेक्ट के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट को बढ़ाना है, जिसमें 8 मेंबर स्टेट पहले से ही शामिल हैं। मिशेल का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन EU की डिजिटल सोवरेनिटी की खोज में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिसमें डेटा का नियंत्रण और साइबर स्पेस पर अधिकार शामिल है। EU क्रिप्टो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा शेयरिंग, डिजिटल यूरो और मेटावर्स सहित डिजिटल स्पेस के विभिन्न पहलुओं के लिए लेजिस्लेटिव प्लान पेश करने में सक्रिय रहा है। इस साल मार्केट इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन को अंतिम रूप दिए जाने के साथ ये ब्लॉक डिजिटल एसेट स्पेस के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रजीम रखने वाला दुनिया का पहला प्रमुख जुरिस्डिक्शन बनने के लिए तैयार है।
एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड ने कैलिफोर्निया सिविल राइट्स डिपार्टमेंट द्वारा 2021 में कंपनी के खिलाफ दायर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट लॉसूट को निपटाने के लिए $54 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। लॉसूट में गेमिंग दिग्गज पर अपने वर्क प्लेस के भीतर जेंडर बेस्ड हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन के कल्चर को कायम रखने का आरोप लगाया गया। ये सेटलमेंट उन महिलाओं को मॉनेटरी रिलीफ प्रदान करेगा जो 12 अक्टूबर 2015 और 31 दिसंबर 2020 के बीच कैलिफोर्निया में एम्प्लॉयज या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थी और ये डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के उद्देश्य से पॉलिसीज के संबंध में नए ऑब्लिगेशन का पालन करेगी। एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड को कई चुनौतियों और विवादों का सामना करना पड़ा है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के अधिग्रहण के बाद संभावित मोनोपोली बिल्डिंग और कंपनी के भीतर सिस्टमिक सेक्सिज्म के आरोप शामिल हैं। सेटलमेंट का उद्देश्य नए एप्लीकेशन को पूरी तरह से लागू करना है, लेकिन कंपनी को अभी भी गेमिंग कम्युनिटी और अपने एम्प्लॉयज के बीच विश्वास के पुनर्निर्माण के कार्य का सामना करना पड़ रहा है। विश्वास फिर से हासिल करने के लिए एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड को सेटलमेंट टर्म्स का पालन करना होगा और डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन को बढ़ावा देने वाले कल्चरल शिफ्ट को लागू भी करना होगा। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने लू ज़ैंग, जस्टिन वॉकर, हेलोंग जू और जोसेफ वोंग सहित 4 व्यक्तियों पर पिग बुटरिंग स्कीम का उपयोग करके क्रिप्टो स्कैम से $80 मिलियन से अधिक का शोधन करने का आरोप लगाया है। कैलिफोर्निया और इलिनॉइस में स्थित स्कैमर्स ने पीड़ितों को फर्जी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में निवेश करने के लिए धोखा देने के लिए पिग बुटरिंग स्कैम का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने उन्हें धोखेबाजों द्वारा नियंत्रित झूठे प्लेटफॉर्म्स में निवेश करने के लिए धोखा दिया, जो अधिक इन्वेस्टमेंट को लुभाने के लिए गलत लाभ दिखाते हैं, जिससे कि पीड़ितों को काफी नुकसान हुआ है। ज़ैंग और वॉकर को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोषी पाए जाने पर उन्हें 20 साल तक की जेल को हो सकती है। अमेरिका क्रिप्टो रोमांस घोटाले से निपटने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर रहा है। इस साल की शुरुआत में संबंधित मामलों में लगभग $112 मिलियन जब्त किए गए हैं। इनटू द ब्लॉक की एक हालिया पोस्ट डीफाई स्पेस के प्रदर्शन पर प्रकाश डालती है, जिससे पूरे साल में एक्सप्लॉइट के कारण होने वाले नुकसान की सीमा का पता चलता है। पोस्ट में प्रेडिक्ट किया गया है कि 2023 में 2020 के बाद से एक्सप्लॉइट के लिए सबसे कम डीफाई लॉस दर्ज किया जाएगा, जिसमें $1 बिलियन से थोड़ा अधिक का नुकसान होगा। हालांकि यह आंकड़ा पिछले 2 साल के घाटे से काफी कम है। 2022 में एक्सप्लॉइट के कारण $53.5 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ, जो अब तक का सबसे अधिक नुकसान है। सुशी स्वैप, बोंक्यू और सेफमून से जुड़ी उल्लेखनीय घटनाओं की वजह से डीफाई हैक में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए। डीफाई लामा पर डीफाई टोटल वैल्यू लॉक्ड में पिछले सालों की तुलना में काफी कमी देखी गई, लेकिन अक्टूबर में थोड़ी तेजी शुरू हुई और तब से ग्रेजुअल ग्रोथ जारी है। जैसा कि मार्केट में सुधार के संकेत दिख रहे हैं, ये देखना बाकी है कि क्या इंडस्ट्री आने वाले साल में डीफाई अटैक से बचना जारी रखेगी। वैनेक के सीईओ जॉन वैनेक ने हाल ही में एक टेलीविजन इंटरव्यू में बिटकॉइन और इसकी कीमत पर ऑप्टिमिस्टिक व्यूज व्यक्त किए। उन्होंने 2010 के दशक में बिटकॉइन के प्रदर्शन की तुलना सोने से की और इसकी तुलना इंटरेस्ट रेट में वृद्धि और गिरावट के साथ अच्छी अवधि से की। हालांकि उन्होंने बिटकॉइन के बबल होने के विचार को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इसने कभी भी इस तरह से बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। वैनेक को उम्मीद है कि अगले 12 महीनों के भीतर बिटकॉइन सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा और वह अप्रैल में होने वाले हार्विंग इवेंट को लेकर भी उत्साहित है, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह बिटकॉइन के लिए तकनीकी रूप से फायदेमंद होगा। उन्होंने बिटकॉइन ETF पर भी चर्चा की, जिसमें वैनेक पहली स्पॉट बिटकॉइन ETF लॉन्च करने के लिए फाइल करने वाली पहली कंपनियों में से एक है। वैनेक ने अनुमान लगाया है कि SEC फर्म बाय कंपनी बेसिस के बजाय एक ही बार में ETF को मंजूरी दे सकता है। TRM लैब्स के शोध से पता चलता है कि पिछले साल की तुलना में 2023 में क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में हैक वॉल्यूम में 50% की कमी आई है। लगभग 160 हमलों के बावजूद चोरी की गई टोटल कीमत गिरकर $1.7 बिलियन हो गई, जो 2022 में खोए गए लगभग $4 बिलियन से कम है। 2009 में क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत के बाद से हैकर्स ने सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डिजिटल एसेट चुराया है। 2022 में क्रिप्टो करेंसी हैक की वजह से इंडस्ट्री बिजनेसेस से $3.8 बिलियन की चोरी हुई है। इनमें से ज़्यादातर घटनाएं लगभग 60% इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक थे, जिनमें कि प्राइवेट की चोरी या सीड फेजेस से समझौता शामिल है।
हर घटना का एवरेज लगभग $30 मिलियन था, जो प्रोटोकॉल हमलों और कोड एक्सप्लॉइट अटैक से अधिक था, जो टोटल हैक वॉल्यूम का 5वां हिस्सा था। टॉप 10 हमलों ने टोटल चुराए गए धन का लगभग 70% प्रतिनिधित्व किया, जिनमें से कई $100 मिलियन से अधिक के थे। हैक वॉल्यूम में गिरावट को 3 प्रमुख विकासों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है: बेहतर सुरक्षा उपाय, एनहांस्ड रियल टाइम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग और एनोमली डिटेक्शन सिस्टम। रिसर्च इंडस्ट्री और लॉ एनफोर्समेंट से 2024 में इस पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी को बनाए रखने के लिए सतर्कता और अडैप्टेबिलिटी बनाए रखने का आग्रह करता है, क्योंकि नए परीक्षीकृत खतरे हैक वॉल्यूम में मौजूदा गिरावट को उलट सकते हैं। ADGM फाउंडेशन रेगुलेशन 2017 के तहत 2022 में स्थापित वेनम फाउंडेशन ने अबू धाबी ग्लोबल मार्केट के भीतर ऑपरेशन बंद करने के अपने फैसले की घोषणा की है। ये कदम एक रणनीतिक बदलाव है जो तेजी से विकसित हो रहे फाइनेंशियल लैंडस्केप में इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों के रिवैल्यूएशन को दर्शाता है। फाउंडेशन का डिसोल्यूशन ADGM एनवायरनमेंट की आलोचना नहीं है, बल्कि इसके ऑपरेशनल फोकस और स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव का पुनर्गठन है। फाउंडेशन इस बात पर जोर देता है कि ADGM के भीतर उसका अनुभव सकारात्मक और फलदायी रहा है और भंग करने का निर्णय ADGM से जुड़े किसी भी नकारात्मक कारक का संकेत नहीं है। जैसे जैसे फाउंडेशन अपने ऑपरेशन को बंद करने की तैयारी कर रहा है, ये नए होराइजन और अपॉर्चुनिटीज की भी तलाश कर रहा है, जैसे कि अलग अलग मार्केट में वेंचर करना, नई पार्टनरशिप में शामिल होना या वित्तीय प्रौद्योगिकी नवाचार के अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। फाउंडेशन का एजाइल और फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच ये सुनिश्चित करता है कि ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना रहे, भले ही इसका ऑपरेशनल बेस कुछ भी हो। बैटमैन आर्कम सीरीज सुसाइड स्क्वाड किल द जस्टिस लीग के बीटा टेस्ट के बाद स्पेकुलेशन और एक्साइटमेंट का विषय रही है। लीक हुए लीक से पॉइजन आइवी और जोकर सहित प्रमुख विलेंस की संभावित वापसी का पता चलता है। पॉइजन आइवी, जिनकी आर्कम नाइट में मृत्यु हो गई थी, वो खुद के चाइल्ड वर्जन के रूप में लौटने की उम्मीद है। जोकर, जिसका अंत आर्कम सिटी में हुआ, के भी खेल में लौटने की अफवाह है। हालांकि सुसाइड स्क्वाड किल द जस्टिस लीग में जोकर का लीक हुआ वीडियो एक अलग रूप दिखाता है, जिससे उसकी पहचान पर सवाल उठते हैं। ये सलाह दी जाती है कि इन लीक को सावधानी से देखें और गेम की ऑफिशियल रिलीज या आगे की जानकारी मिलने तक निर्णय रोक दें। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.reversetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।